धन्यवाद कमल जी। मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि एब्सोल्यूट क्या है और क्या करता है। जितने भी हमारे एफपीओ भाई हैं उन सबको नेफेड और फीफा की तरफ से वेलकम करता हूँ। तो जैसे आपको मालूम है कि नेफेड ने फीफा को जैसे टेक ओवर किया, अब उसका जो रोल है उसको कैसे नेशनल लेवल पे हम करें, तो वी हैव बीन ट्राइंग। तो इसके अंतर्गत ही हमने 2-3 प्लान बनाए। एक कि एफपीओस के साथ मिलके, कोऑपरेटिव्स के साथ मिलके हम आउटसाइड दी एपीएमसी छोटी मंडियां बनाएं। तो भी हमने 2 मंडियों को स्टार्ट किया है, कमल जी आपको बताएंगे इसके ऊपर। तो हम चाहेंगे कि जो बाकी एफपीओज हैं हमारे भाई, वो भी अगर क्लस्टर में कहीं हैं 10 एफपीओ 15 एफपीओ जहाँ पे वायबिलिटी आती है, तो उसमें फीफा की तरफ से ऐसी मंडी जहाँ पे भी बनेगी उसमें उसका डीपीआर बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रपोजल बना के बैंक को देना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन लेके देना, और जहाँ चाहिए वहाँ नेफेड का इक्विटी भी हम उसमें दे रहे हैं। कहीं पे 15% है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, सो दैट नेफेड का हैंड होल्डिंग रहेगा। और हमारा पोर्टल जो है वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट उसमें करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स पूरे कंट्री के हम इसमें जोड़ेंगे, ताकि इसको बाद में हम ई नाम के साथ भी जोड़ पाए। सबको नमस्कार। मेरा नाम संदीप कोंडा जी है। मैं कृषि तंत्र संस्था का फाउंडर हूँ, फाउंडर एंड सीईओ। पहले मैं कुछ बेसिक बातें अपने सब एफपी साथियों को बोलना चाहता हूं। दोस्तों देखो, हर आदमी ना बाजार में पैसा नहीं कमाता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि बाजार में कौन लोग कमा पाते हैं और कौन लोग नहीं कमा पाते हैं। अगर हमने इस मूल मंत्र को समझ लिया तो हम समझ पाएंगे कि एफपीओ कितनी बड़ी ताकत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा न्यू लीफ डायनामिक कंपनी के संस्थापक श्री अनुराग अग्रवाल जी को कि वो आए और हमें अपने ग्रीन चिल सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करें। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू संजीव जी। इस सत्र में वक्ता श्री विजय सरदाना जी हैं, जो कि कृषि विषय के टेक्नो लीगल एवं ट्रेड के एक्सपर्ट हैं। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मौका दिया आज फिर आप सबसे मिलने का। क्योंकि मेरे जितने सेशन होंगे मैं उसमें कोई फिलॉसफी की बात नहीं करूंगा, मेरा सिंगल पॉइंट फोकस ये रहेगा कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री नरेंद्र पवार जी से, जो कि स्वामी समर्थ शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी के निर्देशक है एवं फाउंडर हैं। नमस्कार। तो हमने 10 साल पहले स्वामी समर्थ फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ने 10 साल पहले यहाँ पे काम चालू कर दिया। इस सत्र के वक्ता पिछले हफ्ते की तरह विजय सरदाना जी हैं। उन्होंने अपने सेशन का नाम एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान उन्होंने खुद चुना, जो कि हम लोग काफी प्रसन्न हुए ये नाम अपनाते हुए। ये हमारे देश का भाग्य है कि आईआईटीज और आईआईएम्स कर चुके उच्च शिक्षित युवा भी देश के कृषि क्षेत्र में
वापस आकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अभी मैं श्री मिलन शर्मा जी को निवेदन करता हूं कि इस वेबिनार में पधारे सभी सदस्यों का वो चुने हुए विषय पर उनका संबोधन करें। धन्यवाद सुनील जी। आइए आज इस कार्यक्रम के दूसरे भाग यानी फीफा एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान की शुरुआत करते हैं। इस सत्र के वक्ता हमेशा की तरह श्री विजय सरदाना जी हैं। चलिए, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एक बार और, जो पिछली बार नहीं जुड़े थे। और 2021 2021 शुड बी वेरी प्रॉफिटेबल टू ऑल आवर फार्मर्स। हम इसी उम्मीद से आज की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में नाफेड के अभूतपूर्व विजनरी एमडी श्री चड्डा साहब मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और उपस्थित सभी अतिथियों का मार्गदर्शन करें। चड्डा साहब प्लीज। बहुत धन्यवाद। जैसे आपको बताया कि ये 5वां सत्र है, तो नेफेड की तरफ से जो हमने शुरुआत की है कि नेफेड, जैसे आपको पता है, एक नेशनल लेवल एजेंसी नॉमिनेट हुई है एफपीओ कंस्टिट्यूट करने के लिए। तो जहां हम नए एफपीओ बना रहे हैं, हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पहले से एफपीओ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम कैसे हेल्प कर सकें। अब मैं संजीव कुमार जी को निवेदन करता हूं कि इस वेबिनार में पधारे सभी सदस्यों को चुने हुए विषय पर संबोधित करें। धन्यवाद सुनील जी, संजीव जी। एक तो मुझे खुशी है आज हम किसान भाइयों से सीधी बात कर पा रहे हैं, उनके पदाधिकारियों से, लीडर से। अक्सर हम किसान भाइयों की शिकायत ये रहती है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें पैसा नहीं मिलता, हमारी मेहनत हमें नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है, इसको एड्रेस कैसे करें। और हमारा भी यही प्रयास है कि नए एफपीओज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर इन प्रोग्राम्स को देखें। इनके वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे हैं, फीफा की वेबसाइट पे अपलोड किए जा रहे हैं। ये भी सवाल किसी ने पूछा था, तो ये वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। वो यूआरएल्स भी शेयर किए जाएंगे। वीडियोस के जो यूआरएल्स हैं, जो प्रोग्राम से जुड़ नहीं पाए, जो अटेंड नहीं कर पाए, वो आपस में शेयर करके इस जानकारी को फैला सकते हैं। नमस्कार, सभी उपस्थित एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस श्रृंखला का ये छठा कार्यक्रम है। आप में से काफ़ी लोग पहली बार जुड़ रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी संस्थाओं का थोड़े वाक्यों में परिचय देना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम सुनील खैरनार है और मैं इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स दोनों संस्थाओं का चेयरमैन हूँ। इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन भारत सरकार के अंतर्गत डीएसटी मंत्रालय की मान्यता से और वित्तीय सहयोग से टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में 2016 से काम कर रही है। इंडीग्राम लैब्स ने सफलतापूर्वक 100 से अधिक एग्री और फूड स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की है। हमारी संस्थाएं भारत सरकार की कृषि क्षेत्र में 2 बड़े कार्यक्रम यानी स्टार्टअप इंडिया और एफपीओ स्कीम दोनों में जुड़ी हुई है। स्टार्टअप के सहयोग के लिए हर साल भारत सरकार इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन को अनुदान देती है, जिससे हम हर साल 8 से 10 स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं और उनकी सफलता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। आईसैप 2001 से भारत में लगभग 20 राज्यों में लाखों किसान परिवारों के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। नाफेड फीफा के साथ सीबीबीओ एवं टेक्निकल पार्टनर के रूप में आईसैप अपना काम कर रही है। एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान, इस श्रृंखला के पीछे का उद्देश्य है
कि भारत सरकार की 2 शानदार पहलें योजनाएं, यानी स्टार्टअप इंडिया और एफपीओ इंडिया में के स्टेक होल्डर्स में कॉन्वर्जेंस कराना और उनमें एक इंटरफेस बनाना। तो उद्यमिता अभियान एक ऐसा मंच बन रहा है जो कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र को स्टार्टअप अपने उत्पादों को और अपनी सेवाओं को सीधा 200-250 एफपीओ तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। 200-250 एफपीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब हो गया लगभग 1.5 लाख किसान परिवार, क्योंकि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर एफपीओ के अंदर 700, 800, 1000 किसान परिवार जुड़े हुए हैं। यह उभरते स्टार्टअप्स के लिए वितरण और आउटरीच पार्टनरशिप का एक माध्यम है। साथ ही साथ एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसानों को इन स्टार्टअप्स की अत्याधुनिक तकनीक, टेक्नोलॉजीज और सेवाएं दोनों प्रदान हो सकती है। तो इससे उनकी उत्पादकता और आमदनी दोनों बढ़ सकती है। इसलिए ये वेबिनार श्रृंखला स्टार्टअप और किसान संगठन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे हर प्रोग्राम में लगातार उपस्थित रहने के लिए नाफेड और फीफा के साथ साथ हम खास तौर पर नाफेड के एमडी संजीव कुमार चड्ढा जी को आभार प्रकट करते हैं। वो आज फिर से जम्मू कश्मीर गए हैं तो उपस्थित हो नहीं पाए, तो हमारे बीच पंकज प्रसाद जी मौजूद हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के 2 भाग हैं। पहला भाग है एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान, दूसरा भाग है एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि जो फीफा के अब तक मेंबर नहीं हैं, मैं उनको आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द फीफा के मेंबर बने। फीफा की मेंबरशिप से आपको बहुत लाभ होगा। फीफा की डिटेल्स आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगी और बार बार उसको दोहराया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हर हफ्ते हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए श्री चड्ढा जी, श्री पंकज प्रसाद जी दोनों मौजूद रहते हैं। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसाद जी। उनका परिचय मैं करना चाहूँगा। पंकज प्रसाद जी का अनुभव 23 साल से ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। उनकी एक ख्याति है कि ये भारत सरकार के अंतर्गत जितने पीएसईज हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके अंदर ये सबसे यंग एमडी थे। तो नाफेड ज्वाइन करने से पहले नेरामैक करके संस्था है जो नॉर्थ ईस्ट में काम करती थी, उसमें पंकज जी एमडी थे। अभी नाफेड के अंदर एएमडी का चार्ज उनके पास है और फीफा के भी वो एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सारे उपस्थित महानुभावों को संबोधित करें। पंकज प्रसाद जी। थैंक यू। जैसे कि सुनील जी ने बताया कि आज हमारे जो हमारे लीडर हैं एमडी नाफेड श्री संजीव कुमार चड्ढा जी आज किसी कारणवश, जैसे कि वो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे कनेक्टिविटी की इशू रहती है, इसलिए वो नहीं है और इसके कारण मैं आज यहाँ संबोधन कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हमने वेबिनार रखा है और आज जो इसका 6वां जो एपिसोड है, इसके जो हम हर हफ्ते सैटरडे 11 से लेकर 1 बजे तक करते हैं, इसके हमें फीडबैक भी मिलना स्टार्ट हुए हैं और मेरे को ये लगता है कि कुछ ही दिनों में जो हमारे एफपीओज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं और जो किसान भाई हैं, उनको इसकी जो आउटपुट है वो मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा। मैं कुछ अपने नाफेड के और फीफा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो ये काम स्टार्ट किया है, जैसे कि लास्ट टाइम
हमारे एमडी साहब ने बोला था कि फीफा जो एक कंपनी नाफेड ने 100% एक्वायर करी है, वो केवल नए एफपीओ को नहीं लेती है, बल्कि जो पुराने एफपीओस हैं जो कि इनएक्टिव एफपीओस हैं, तो उसका बीड़ा भी हम लोगों ने उठाया है। क्योंकि एफपीओ बन जाती हैं, बट उनको चलाने के लिए एक प्रोफेशनल मैन पावर की जरूरत होती है, वो नहीं मिल पाती है, या किसी कारणवश उनका बिजनेस प्लान नहीं होता है, या होते हुए भी फेल हो जाता है। तो वो सारा गैप जो है वो हम फिल करने के लिए फीफा में हम लोग इसलिए कहते हैं बार बार कि आप उसके मेंबर बनिए, जिससे कि आप फीफा की जितनी भी 15-16 एक्टिविटीज हैं जो आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो आप उठा सकते हैं। और फीफा नाफेड की तरफ से हम लोगों ने किसान मंडी भी, जिसको मार्केट प्लेस बोलते हैं हम, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, फिजिकल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, वो हम चालू कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 मंडियां खुल चुकी हैं और हम आगे भी बढ़ाते रहे हैं। और इसके साथ साथ हम और भी चीजें कर रहे हैं। सुनील जी को पता है कि जैसे कुछ हम लोग जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं, जिससे कि असेइंग प्रॉपर हो पाए और लॉजिस्टिक्स प्रॉपर हो पाए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अगर मंडी तक कोई माल पहुंचाना है, एफपीओ से किसी और मंडी जो हब होती है उन पे पहुंचाना है, तो उसके भी हम अभी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, नाफेड तकरीबन एक ऐसी संस्था है जो कि एमएसपी पे पल्सेस और ऑयल सीड, दलहन तिलहन में काफी काम कर रही है, और ये एक इकलौती संस्था है जो कि काफी अच्छा काम कर रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग ये तो हम कर ही रहे हैं, ये हमारी ब्रेड एंड बटर है, उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम एक अच्छा एग्री इनपुट, जिसमें कि बीज आता है, जिसमें कि फर्टिलाइजर आता है, जिसमें कि पेस्टिसाइड आता है और इम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा एग्री इनपुट मिल सके, टाइमली मिल सके, एडवांस में मिल सके और बहुत अच्छे रेटों में मिल सके। क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितना भी जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो खर्चा होता है, कंपनीज का जो खर्चा होता है, जो कि तकरीबन 50 से 60% के करीब और कोई तक 100% तक खर्चा होता है, वो हम उसके बेनिफिट जो है वो हम अपने किसान भाइयों को पहुंचा पाए। तो हम लोग इसमें एक अभियान, हम लोग और हमारी पूरी टीम, नाफेड और फीफा की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हम लोग इसको ऑन बोर्ड कर लें। और जहाँ तक इस वेबिनार्स का जो सवाल है, आज के दिन में हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और जो कि एक काफ़ी अच्छा एक वेबिनार होने वाला है। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा, होप्स रखूंगा कि आप इसको अच्छी तरह देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद। सुनील जी। धन्यवाद पंकज जी। आज के इस कार्यक्रम के पहले भाग, जैसे पंकज जी ने बताया, इसे हम एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान कहते हैं। इसके अंदर हम लोग श्री शुभो सरकार जी, जो एसएन राज सिस्टम्स इनकी स्टार्टअप का नाम है, उसके फाउंडर हैं। शुभो जी के बारे में संक्षेप में थोड़ा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। इन्होंने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में बतौर इंजीनियर काम किया हुआ है। इन्होंने लगभग 24 ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, इनोवेशंस में। इन्होंने मछली घर और तालाब की मछलियों के अभ्यास में काफ़ी समय गुजारा है। इनको उसमें रुचि थी, दिलचस्पी थी। और पुणे में इन्होंने एक जीवित मछली के लिए रिटेल खुदरा व्यापार शुरू किया था। मतलब वो एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद भी। इनका मानना है कि नीली क्रांति
जैसे पंकज जी ने बताया ब्लू रेवोल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजीज मतलब तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बगैर ये रेवोल्यूशन हो नहीं पाएगा। तो एसएन रास जो सुओ जी के स्टार्टअप का नाम है, इन्होंने मछली उत्पाद के क्षेत्र में काफी विशेष काम किया हुआ है। तो बगैर ज़्यादा समय ज़ाया किए मैं श्री सुओ सरकार जी को निवेदन करता हूं कि वो इस वेबिनार में पधारे सभी सदस्यों को उनके विषय पे संबोधित करें। आइए सुओ जी। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद फीफा, नाफेड, इंटीग्राम लैब्स फाउंडेशन को एंड खास करके सुनील सर को जो हमारे मेंटर और सपोर्ट रहे, हमारे जो भी सोच था उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की उन्होंने। अभी भी बहुत क्लोजली हम लोग साथ में काम करते हैं। तो जैसे कि सर ने बोला कि मछली के प्रति हमेशा एक मेरा रुचि रहा था और फॉर्चुनेटली हमारे पास वैसे लोग भी जुड़ते गए, मछली के साइंटिस्ट से लेके इंजीनियर से लेके, और उसके साथ साथ हमने एक टेक्नोलॉजी भी आविष्कार किया है जिसको हमने पेटेंट भी फाइल किया है, जिसका नाम है ब्लू बॉक्स। ये इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तो गौरव जी को निवेदन करूंगा कि अगर वो हमारे प्रेजेंटेशन थोड़ा शेयर करें तो हम उस पर थोड़ा और चर्चा कर पाएंगे। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है किसान भाइयों, आप अगर मत्स्य चाष के साथ जुड़े हुए हैं या मत्स्य शेतकरी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप ये टेक्नोलॉजी को कभी भी अपना सकते हैं। ये बहुत कम जगह लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 स्क्वायर फीट में ये टेक्नोलॉजी को हम पेश कर सकते हैं। तो हमने जो नया टेक्नोलॉजी लेके आया फिश फार्मिंग में, तो ये जो हमारे शेतकरी जो फिश फार्मिंग रहता है, जो पॉन्ड कल्चर रहता है, जो पोखर में जो कल्चर रहता है, उससे काफी अलग है और काफी आधुनिक है। और जो अभी पोखर में चाष कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनके साथ ये मशीन कैसे काम करेगा, उनके बीच में कैसा उनके बीच में एक रिश्ता रहेगा, वो भी हम बात करेंगे। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। तो हमारे दो प्रोडक्ट है एंड दोनों प्रोडक्ट जो है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे कुछ जो किसान भाइयों का समस्या है उसको सोच में रखते हुए हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो सबसे पहला जो समस्या होता है कि वो है बीज का। हमेशा जो बीज हमें मिलती है वो साधारण वो हैचरी से जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो जब किसान भाई के पास पहुंचते हैं तो उसमें काफी डिजीजेस, रोग वगैरह रहते हैं, जिसके वजह से बीज का खात्मा हो जाता है बहुत जल्दी और उस हिसाब से उत्पादन हो नहीं पाता है। तो हमने देखा तकरीबन 80% तक भी बीज का खात्मा हो जाता है रोग के कारण। और ये एक समस्या है जो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको समाधान किए हैं। और दूसरा समस्या है कि जो प्रोडक्टिविटी रहता है, जो आजकल जो हमारे जो तालाब है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जा रही है, उसका कारण है कि वही पानी बार बार व्यवहार हो रहा है और हमेशा इतना पानी, करोड़ों लीटर का पानी का जरूरत होता है, तो हमेशा इतना पानी बदलना भी संभव नहीं होता है। तो इतना बारिश भी नहीं होती है और इतना इरिगेशन का सिस्टम भी नहीं है, तो जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो चुका है। 500 से 1000 किलो 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में प्रोडक्टिविटी अभी होता है उत्पादन। और तीसरा है कि अभी तक हम लोग मछली जो फ्रेश फॉर्म में ही देखे हैं कि जो ग्राहक है फ्रेश फॉर्म में, मतलब आइसिंग करके, जो कोल्ड स्टोरेज करके मछली उनके पास पहुंचता है, तो ये जिंदा मछली कैसे पहुंचाया जाए, ये भी एक विभाग है जहाँ पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो तीनों चीजों का सॉल्यूशन एक ही है। ये जो तीन जो समस्या है उसका सॉल्यूशन एक ही है। उसी का ही जो टेक्नोलॉजी है वो है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में आपको संक्षेप में बताते हैं। ये एक फिल्टर है, जो फिल्टर कोई भी टैंक जो होता है, जो टाकी होता है, टाकी के साथ इसको जोड़ सकते हैं,
जोड़ के उसी पानी को ये शुद्ध करके बार बार उसी में वापस करते हैं ये मशीन, जिसके वजह से 30 गुना ज्यादा मछली उत्पादन हो सकता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और यही मशीन अगर हम छोटे से जो ट्रक होता है, टाटा मैजिक वगैरह जो भी टेम्पो होता है, उसमें लेके जा सकते हैं। जिंदा मछली हम बाजार में लेके जा सकते हैं, उसमें किसान भाई 4 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। जहां पे जो मछली बेचते हैं होलसेलर के पास तालाब में हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसमें उनको 20 से 30 रुपया पर किलो प्रॉफिट होता है। बट वही मछली अगर किसान भाई पहुंचा सकते हैं जिंदा मंडी तक, तो वही मछली में उनका इनकम 70 से 80 रुपया हो जाता है। तो इसमें 4 गुना इनकम बढ़ सकता है यही मशीन इस्तेमाल करके। और इसके साथ साथ मंडी में भी ये मशीन लग सकता है बहुत छोटे सी आकार में, उसका भी हमारे पास मशीन है, वैसे व्यवस्था है, जिसमें जिंदा मछली 7 दिन पूरी साल भर बेच सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा किसान भाई लाभ उठा सकते हैं इसका। तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में आपको और विस्तार से जानकारी करना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों है, आप कभी भी इसमें हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, शायद इस वेबिनार में सारा चीजें हम लोग कवर ना कर पाए, तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे साइट भी विजिट कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसको लेके। तो ये एक मीडियम स्केल मशीन जो हमारे एफपीओ भाई के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम है ब्लू बॉक्स। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे टैंक्स है। तो टैंक्स के साथ इस मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। और इस मशीन में केवल 1000 स्क्वायर फीट जगह यूज करके, केवल 1000 स्क्वायर फीट जगह यूज करके और सिर्फ 40,000 लीटर पानी यूज करके, जहां पे उसी पानी को हम हफ्ते भर यूज करेंगे और एक हफ्ते बाद 4,000 लीटर पानी ऐड करते रहेंगे, क्योंकि वो इवापोरेशन के कारण निकल जाता है पानी। तो इतना यूज करके हम साल भर में 4 टन हाई वैल्यूड कैटफिश जैसा मछली, जैसे सिंगी हो गया, पापदा हो गया, कोई हो गया, जिसका आज के डेट में होलसेल प्राइस 400 से 500 रुपया होलसेल प्राइस चल रहा है, और तेलापिया जैसे मछली जो 6 टन तक कर सकते हैं, जिसका होलसेल प्राइस अगर लाइव बेचेंगे तो 120 से 140 के बीच में रहता है। थोड़ा लो है बट इसमें प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। और इसके साथ साथ यही मशीन को यूज करके 10 लाख कार्प का सीड, जो रोहू, कतला, मृगेल, सिल्वर कार्प, ब्रिगेड, कॉमन कार्प, जितने भी कार्प का सीड होता है, आज हमें भी पता है 50% जो मछली का बीज आता है वो कार्प का ही बीज लगता है। तो उसको हम बड़ा कर सकते हैं, उसको फिंगरलिंग बना सकते हैं। उससे हमारे जितने भी आपके पास तालाब है, तालाब में छोड़ सकते हैं, आपको 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और जो किसान श्रिम्प के साथ जुड़े हुए, श्रिम्प फार्मिंग के साथ जुड़े, प्रॉन कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, 22 लाख श्रिम्प का लार्वे, इसमें आप जुवेनाइल लार्वे बड़ा कर सकते हैं, क्वालिटी लार्वे बड़ा कर सकते हैं। अब जो भी लार्वे हैचरी से लेके आते हैं, हमें पता है वहां पे इन्फेक्शन का समस्या होता है, खास करके श्रिम्प में। मगर ये जो मशीन है, इसमें यूवी ओजोन का डिसइंफेक्शन का सिस्टम है, जिसके थ्रू आपका हैचरी का इन्फेक्शन भी ये मशीन सुधार सकता है मछलियों में। उसके बाद अगर आप अपने तालाब में छोड़ेंगे, उसमें फार्मिंग में बहुत हाई रिटर्न आएगा। एंड अभी जो हम मशीन का बात कर रहे हैं, ये मध्य स्तर का मशीन है, इससे भी बड़ा मशीन है हमारे पास। तो ये 8 लाख करीब इसका इन्वेस्टमेंट आता है। इसमें आपका पूरा कैपिटल कॉस्ट, जो मशीन को बैठाने का जो भी कॉस्ट है, उसमें ये इंक्लूडेड है। और पहला एक साइकिल करने के लिए जो मछली का बीज लगता है, खाना लगता है, औषधि लगता है, वो सारा चीज हम प्रदान करेंगे, इसके साथ ही आता है ये चीज। तो इसमें ये है, ये पूरा 1000 स्क्वायर फीट में आपको लग जाता है, ज्यादा जगह का भी जरूरत नहीं है। इसमें आप 2 से 3 साइकिल क्रॉप आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मछली कम जगह में रहती है, तो जो खाना रहता है मछली का, उसका वेस्टेज बहुत कम होता है, जिसके कारण मछली उसको पूरा खा लेती है, कम जगह में बड़ी भी हो जाती है। इसमें ऑर्गेनिकली कल्चर हो सकता है, आप ISO 9000 का फीड यूज कर सकते हैं, मछली का जो खाना यूज कर सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम ही लगता है, जैसे 2.5 किलोवाट इसका एवरेज पावर है। आप चाहे तो ये डायरेक्टली सोलर 2.5 किलोवाट का जो सोलर का मशीन आता है, उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। हम आगे इसको DC बेस्ड मशीन भी कर रहे हैं, 1-2 साल में वो भी लेके आएंगे।
फिलहाल के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का मदद में कर सकते हैं। 16 से 18 घंटा इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए जरूरी है, जो आप बैटरी बैकअप या फिर डीजी जनरेटर सेट आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हम थोड़ा अच्छा, एक सवाल मुझे अचानक से दिख गया है कि इस कैटफिश बैंड इन इंडिया, बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा, सारे कैटफिश बैंड इन इंडिया नहीं है, एक ही है अफ्रीकन मागुर, वो हम करते नहीं है। अफ्रीकन मागुर 70 रुपया होलसेल में जाता है। हम उस मछली का बात कर रहे हैं जो इंडियन नेटिव है, जिसका नाम है शिंगी और कोई और देसी मागुर, जिसका होलसेल प्राइस है 400 से 500 रुपया। तो अफ्रीकन मागुर का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। अफ्रीकन मागुर बैंड है। हम गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं, तो हम ये अफ्रीकन मागुर कल्चर हम एंटरटेन नहीं करते। तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा प्रोसेस के बारे में। तो ये मशीन करती कैसे ये 30 गुना दे रहा है, ये अजूबा कैसे हो रहा है। तो मशीन का मेन काम है फिल्ट्रेशन, मगर ये आरओ फिल्टर या एसटीपी ईटीपी प्लांट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका फिल्टर का तकनीक थोड़ा अलग है, क्योंकि हर एक फिल्टर का एक एक तरीके का चीजों को वो फिल्टर करता है। ये मछली का मल का विशेष फिल्टर है, जिसमें सबसे पहले स्क्रीन के थ्रू सारा मल को हटाया जाता है। उसके बाद उसमें बुलबुले बना के उसको और भी उस मल को हटाया जाता है। फिर उसके साथ इसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन के थ्रू बैक्टीरिया यूज करके, ऑर्गेनिकली कल्चर्ड बैक्टीरिया यूज करके उसमें सारे एमोनिया को रिमूव किया जाता है। एक प्रश्न ये भी था कि एमोनिया कैसे रिमूव होता है, तो इस बैक्टीरिया के थ्रू इसमें एमोनिया रिमूव होता है। उसमें ओजोन भी हम लोग ऐड करते हैं, जो एमोनिया को अमोनियम नाइट्रेट पे कन्वर्ट करता है। और इसके बाद हम इस कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादातर पानी में रहता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हटाते हैं। और फिर डिसइंफेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओजोन डिसइंफेक्ट भी करता है, मतलब जो अंदर में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको हटाते हैं। कार्बन फिल्टर भी यूज करते हैं छोटे जीव हटाने के लिए, और जो गैस रहते हैं उस पानी में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको। फिर उसके बाद यूवी फिल्ट्रेशन होता है। जैसे सबको पता है कि यूवी जो छोटे छोटे जीवाणु होता है उसको हटा देते हैं। उसके बाद वापस वो टैंक में चला जाता है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो हम थोड़ा और इसमें और एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस सिस्टम में। जो भी प्रोसेस चल रहा है आप इस मोबाइल ऐप के थ्रू, एंड्रॉयड ऐप के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, जिसमें आपका पानी का वाटर क्वालिटी, जो सबसे जरूरी वाटर क्वालिटी होता है, एक है आपका जो पानी का ऑक्सीजन कितना घुला हुआ है, पीएच कितना होना है, एमोनिया कितना होना है, ये सारा चीज देख सकते हैं। एमोनिया अभी हमने लाया नहीं, एमोनिया काफी एक्सपेंसिव है, मगर उस पर रिसर्च चल रहा है। बट जो ऑक्सीजन है, पीएच है, टीडीएस है, टेम्परेचर है, ये सारा चीजें आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप में। तो मशीन काम कर रही है नहीं काम कर रही है, आप मोबाइल ऐप के थ्रू बिल्कुल देख सकते हैं, और सब सेंसर डेटा है, आपको पता भी चल जाएगा। उस हिसाब से हम एडवाइजरी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं कि अभी आपका अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन मशीन ज्यादा चलना चाहिए, और उस हिसाब से इस मशीन को हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं। और उसके लिए आपके जो क्षेत्र है वहां पे जाने का भी हमें जरूरत नहीं होता है। सारा मशीन जो है ये इंटरनेट के माध्यम में कनेक्टेड है, हम दूर में बैठे हुए भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे चलेंगे अभी। तो दो प्रकार के सिस्टम है हमारे लिए। एक है ग्रो आउट सिस्टम, जिसमें छोटा मछली को हम बड़ा करेंगे, और दूसरा बाद में हम बात करेंगे जिसमें मतलब जो बीज बड़ा करने का, जो हैचरी में यूज हो सकता है, जो नर्सरी में यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि छोटा मछली को कैसे बड़ा करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 30 बाई 30 का जगह दिया हुआ है लेआउट। इसमें 2 नर्सरी टैंक्स है और एक ग्रो आउट टैंक है। नर्सरी टैंक आपको इसलिए दिया गया है कि जो भी सीड है आपको हमेशा इसमें 2 से 3 साइकिल क्रॉप आपको इस मशीन से निकलेगा, तो जिसके वजह से आपको हमेशा जो मछली का बीज है उसका होना जरूरी है, हमेशा आवश्यक है। तो इसीलिए 5 मीट्रिक क्यूब का टैंक दिया गया है, नर्सरी टैंक, जिसमें आप बीज रख सकते हैं। और जो ग्रो आउट टैंक है उसमें आप मछली को बड़ा करेंगे। 2 से 3 महीना में आपका ग्रो आउट टैंक में मछली बड़ा हो जाएगा, और वहां पे बाकी जो छोटे छोटे टैंक है उसमें बीज भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा।
फिर वो खाली हो जाएगा, ग्रो आउट में फिर डाल देंगे, 2 से 3 महीना बाद फिर जो छोटे छोटे नर्सरी टैंक है उसमें सीड डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमेशा आपको कभी बीज का कमी नहीं होगी, बीज भी अच्छा क्वालिटी का बड़ा हो जाएगा और प्रोडक्शन भी आपको मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जगह बहुत कम है, सारे जो टैंक है आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम आपको डिजाइन दे देंगे, आप सीमेंट का टैंक खुद बना सकते हैं, सीमेंट के ऊपर सिरेमिक डाल के बना सकते हैं। अगर टैंक हमसे चाहिए तो हम भी आपको कोलैप्सिबल टैंक, इजी टू इंस्टॉल टैंक बना सकते हैं। ये पूरा सिस्टम हमें बनाने के लिए 300 दिन में हम सिस्टम बना के आपको इंस्टॉल करके दे देते हैं और कंप्लीट सर्विस हमारे तरफ से रहता है। बीज भी हम देते हैं, उसको खाना भी हम देते हैं, उसका सर्विस भी हम करते हैं। और प्रोडक्शन जितना होता है, प्रोडक्शन अगर आप लोग क्लस्टर में करते हैं, थोड़ा हाई वॉल्यूम में करते हैं, तो बाईबैक भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है। ये जो इकोनॉमिक्स है, इसमें अगर आपको बहुत विस्तार से जानना है तो आप हमें संपर्क करें, हम आपको बहुत विस्तार से भी बताएंगे। बट मोटा मोटा आपको ऊपर से बता देते हैं। तकरीबन 8 लाख का इन्वेस्टमेंट आता है इसमें, और इसमें मशीन कॉस्ट तकरीबन 6 लाख के आसपास जाता है मशीन का कॉस्ट। बाकी आप 1.5 से 2.25 लाख रुपया जाता है आपका पहला साइकिल, पहला क्रॉप का ऑपरेशनल कॉस्ट मछली बड़ा करने का, और जो हम ही आपको प्रदान करते हैं। आपको बाजार से कुछ खरीदने का कोई जरूरत नहीं, आप खुद भी खरीद सकते हैं, बट हम भी आपको प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें लगभग आपका प्रॉफिट जो आता है सालाना में 4 से 5 लाख के बीच में आपका प्रॉफिट आ जाता है। और जो प्रोडक्शन आपको मिलता है वो अलग अलग मछली का अलग अलग प्रोडक्शन आता है। कुछ कुछ मछली का 4 टन प्रोडक्शन आता है, जैसे कि जो कैटफिश है, जो शिंगी हो गया, कोई हो गया, पापदा, 4 टन तकरीबन प्रोडक्शन आता है। और जो तिलापिया जैसा मछली है उसमें 6 टन तक प्रोडक्शन आता है। और आपका रिकवरी 2 साल तक हो सकता है इसमें। तो ये हो गया आपका ग्रो आउट का मॉडल, मछली का बीज को बड़ा करके बाजार में लेके जाना। और अगर लाइव आप बेच पाए तो इससे भी फास्ट आपका रिकवरी होगा और बहुत ज्यादा मुनाफा भी आएगा। तो लाइव कैसे बाजार में लेके जाना है हम बाद में बात करेंगे। अभी जो सिस्टम का है, फार्मिंग का है, वो थोड़ा बात कर लेंगे। अभी अगला मॉडल में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हो गया हमारा नर्सरी सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं सब छोटे छोटे टैंक है, 8 टैंक्स है, सारे 5000 लीटर के टैंक है। इसमें आप छोटा सा जो फ्राई रहता है मछली का, छोटा सा जो बीज रहता है, उसको आप लेके आए, इसको आप फिंगरलिंग में कन्वर्ट करें। और ये फिंगरलिंग अगर आपको कन्वर्ट कर देंगे, बीज का दाम 30 से 40 दिन में डबल ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर छोटा बीज लेके आता है 40-50 पैसा, 1 रुपए में आता है, बट जब फिंगरलिंग आप बनाते हैं 2 से 4 रुपए के बीच में वो जाता है 30 से 40 दिन के। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास तालाब है, एफपीओ भाइयों के पास तालाब है, अगर खुद के तालाब है, ये नर्सरी सिस्टम आप लगा सकते हैं। उसमें आप बीज बड़ा कर सकते हैं, 1 महीना बाद एक तालाब में आप बीज स्टॉकिंग कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको साल भर में आपके पास कभी बीज की कमी नहीं आएगा। और बाकी जो छोटे छोटे भी किसान हैं, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है, उनको भी आप बीज दे सकते हैं एकदम कम स्केल में। तो क्या प्रॉब्लम होता है, जो हमारे हैचरीज है वो बहुत दूर होते हैं और उन लोग कम संख्या में बीज नहीं बेचते। तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम रहे तो आप कम संख्यक बीज भी बेच सकते हैं, लोकली बीज सप्लाई कर सकते हैं। किसी छोटे किसान को सिर्फ 1000 से 2000 बीज चाहिए, उसको नहीं चाहिए 50,000 बीज। अभी जो हैचरी है वो तो 50,000 20,000 के कम देगा नहीं। तो ऐसे करके आप अगर लोकल एक सिस्टम बना सकते हैं तो 1000-2000 बीज 20-30 किसान ले सकते हैं। इसका आपको बीज का अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, किसान को भी बहुत बहुत फायदा होगा इसमें। तो ये भी वही 30 फीट बाय 30 फीट का 1000 स्क्वायर फीट का सिस्टम है, बहुत ही छोटा सिस्टम है। और वो सेम मशीन जो हमने बात किया था, जो प्रोडक्शन के लिए, जो मछली बड़ा करने के लिए यूज होता है, ये सेम मशीन यहाँ पे यूज होगा। और इन्वेस्टमेंट भी लगभग आसपास ही है। तो आगे अब चलेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए। तो इसमें लगभग 6.5 लाख रुपया मशीन का कीमत होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है, तो बीज खरीदने का, एक क्रॉप का सब कुछ मिला के तकरीबन 10 लाख तक जाता है इन्वेस्टमेंट। फार्मिंग से 2 लाख रुपया ज्यादा।
मगर इसमें क्या होता है कि बीज का काम अगर कारोबार अगर करेंगे तो 6 से 8 बार आप सालाना कर सकते हैं, 6 से 8 टाइम रिटर्न आपको मिलेगा। और इसमें जो रिकवरी है ये बहुत फास्ट रिकवरी है। अभी जो बीज का जो समस्या है कि कोई बीज का सीजन में ही करता है, मगर आप थ्रू आउट द ईयर बीज सप्लाई कर सकते हैं इसमें। और रिकवरी भी आपको काफी 1 साल 1.25 साल तक आ सकता है अगर सब सही से चला तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो अभी हमारा जो हमारे फार्मिंग जो पार्ट था वो अभी खत्म हुआ। अभी हम लाइव कैसे मछली को लेके जा सकते हैं मंडी तक, और जो बीज है, जो बड़ा बीज है, जो साधारण हम लोग प्लास्टिक बैग में नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते क्योंकि वो बीज बड़ा हो चुका है, तो उसको हम कैसे लेके जा सकते हैं अपने किसान भाइयों के पास। उसके लिए मशीन है। समझ लीजिए मशीन वही मशीन है, मगर ये हम गाड़ी में टेम्पो में डाल के लेके जा सकते हैं। उसका आकार थोड़ा अलग है, थोड़ा छोटा है, टेम्पो में डालने लायक है। इसमें आप जिंदा मछली लेके जा सकते हैं। जिंदा मछली लेके जाके बाजार में गाड़ी में रुक के जिंदा बेच सकते हैं, और प्रीमियम जो है इसका बहुत मुनाफा आप उठा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ा प्रकार का बीज भी आप लेके जा सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो अगला स्लाइड पे चलते हैं। तो सीधा मैं आ जाता हूँ इसका इकोनॉमिक्स पे। तो जो छोटा मशीन है जिसमें 200 किलो मछली आप बाजार में लेके जा सकते हैं, वो 2 लाख उसकी कीमत है। जो बड़ा मशीन है जो 400 किलो का है, उसका 3.5 लाख का कीमत है। आपको अगर इससे भी बड़ा मशीन चाहिए आइचर वगैरह ट्रक के लिए, तो इससे भी बड़ा मशीन हम बना के दे सकते हैं कस्टमाइज्ड। और कीमत जो होगा, जितना लीटर आपका बढ़ेगा, जितना किलो, वो कम कम होता जाएगा। तो इसमें जो मशीन है, आपको सिर्फ एक ही बार मछली उठाने का कैपिटल कॉस्ट आपको लगेगा, एक बार किसान से उठाने के लिए। बाद में वही पैसा रोलिंग आपका होता रहेगा। बाजार में आप जब जिंदा मछली बेचेंगे तो 50 से 60 रुपए आपका पर किलो प्रॉफिट होता है। उसके हिसाब से आप सालाना 7 लाख रुपया से 7.5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। इसमें जिंदा मछली और जिंदा श्रिम्प जो प्रॉन होते हैं वो उसको भी लेके जा सकते हैं। और बड़ा मशीन में उसका डबल 14 से 15 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। इसका एक हमने अनुमान किया है कि आप केवल 50 दिन अगर इस मशीन को चलाए साल भर में, मतलब हफ्ते में एक बार, तो ये आपको ये इकोनॉमिक्स आएगा। आप अगर उससे भी ज्यादा चलाते हैं तो आपको उससे भी ज्यादा मुनाफा आएगा। तो आगे बढ़ेंगे। अभी ये है जो मछली का छोटा बीज है, बीज को भी लेके जाने का, जैसे कि फिंगरलिंग जो होता है उसको प्लास्टिक बैग में लेके जाना मुश्किल हो जाता है, और फिंगरलिंग से उत्पादन बढ़ता है। तो ये कैसे लेके जाएंगे, इसके लिए भी वही मशीन है, वही आकार है, और मगर इसका इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग है। इसमें आप 85,000 छोटा मशीन में 85,000 फिंगरलिंग्स आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और 1 लाख के ऊपर श्रिम्प लार्वे जो श्रिम्प लार्वे फिंगरलिंग्स आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बड़ा मशीन में उसका दुगना आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और सालाना 6 से 8 लाख रुपए आप कमा सकते हैं छोटा मशीन से, 2 लाख वाली मशीन से, और बड़ा वाले में 12 से 16 लाख। और ये भी इसी अनुमान पे है कि आप सिर्फ सीड सीजन में बिजनेस करेंगे, 40 दिन बिजनेस करेंगे, और इससे ज्यादा अगर करते हैं आप तो उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आगे चलेंगे। तो ये हमारे एक प्रतिष्ठान के अंश है, वो है फार्मिंग एंड लाइवलीहुड एक्सेलरेटर सर्विसेज फ्लैश, जिसके अंतर्गत हम आपको सीड सप्लाई भी करते हैं, और आपको जो मछली का मेडिसिन, औषधि, प्रोबायोटिक सब प्रोवाइड करते हैं। हम आपको हार्वेस्टर सर्विस भी देते हैं, 30 से 40 जना का हार्वेस्टर अभी से महाराष्ट्र में ही दे रहे हैं। और आपको ऑनलाइन जो हमारा IoT मशीन है जिससे आप वाटर क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, उसको भी आपको सब्सक्रिप्शन हम आपको दे सकते हैं। और आपका अगर बाईबैक हुआ और तो वो बाईबैक भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत हम आपका पूरा बाईबैक कर सकते हैं अगर आप हमारा मशीन यूज कर रहे हो। तो अभी ये हमारे अंतिम स्लाइड में हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपका जो भी सवाल है मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।
तो इसमें हमारा जो मॉडल है, जो मॉडल में हम काम करते हैं, अभी जो हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, हम आपका पूरा जो फार्म है वो हम प्रतिष्ठित करते हैं। हम आपको मछली का बीज देते हैं। हम आपके जो फार्म से जो ऑनलाइन के माध्यम से जो डेटा आ रहा है वाटर क्वालिटी का, आपके ऐप के माध्यम से जो हमारे पास आ रहे हैं, उसके अनुसार हम आपको आपका उत्पादन को भी पूरा सपोर्ट करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, इस पैकेज में ही आ जाते हैं, उसके लिए अलग चार्जेस नहीं लगता है। उसके बाद हम आपको मंडी के साथ भी कनेक्ट करा के बाईबैक करते हैं। कुछ कुछ एरिया में हम अभी जिंदा मछली का भी ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया है महाराष्ट्र, मगर जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे अब फ्रेश फिश का भी बाईबैक हम देते हैं। और ये सपोर्ट जो है ऐसा नहीं है कि 1 साल का 2 साल का है, ये हर साल हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल है और एफएओ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लाइफ स्टॉक का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे तरफ से इतना ही था आज, और बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद सबको, सब किसान भाई जो अपने समय हमें दिया आज, और फीफा, नाफेड और इंडीग्राम लैब्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके इंडीग्राम लैब्स जिनके वजह से हम एक सही दिशा में हैं। और ये एक हमारे लिए एक आंदोलन है, रेवोल्यूशन है, सच में हम मानते हैं इसको, ब्लू रेवोल्यूशन 2.0, और आगे बढ़ते रहेंगे आपके सहयोग से। सुबोधा, इसमें आप ये बताइए कि जो एफपीओज हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, क्या ये आपके फैसिलिटीज को कहीं विजिट कर सकते हैं जहां? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम ज्यादातर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और मध्य प्रदेश में अभी सीफे के साथ भी हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में भी सीफा के साथ ही प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो आगे जो विजिट होगा वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में ही होगा, रिसर्च सेंटर में ही होगा, वहां पे ट्रेनिंग भी प्रदान किया जाएगा। तो जब तक वो नहीं हो रहा है, एक तो वेस्ट बंगाल में होगा और एक मध्य प्रदेश में होगा और एक महाराष्ट्र में भी होगा। तो जब तक वो नहीं हो रहा, आप हमारे कांटेक्ट में संपर्क करें। हम हर महीने विजिट का अरेंजमेंट कराते हैं, तो उसमें हम आपको विजिट का अरेंजमेंट करवा देंगे। सुबोधा, एक सवाल पूछा जा रहा है कि एट व्हाट क्वांटिटी यू कैन साइन फॉर बायबैक। ये इंडैग्रो करके बड़ी संस्था है गुजरात की। तो हाँ, तो हम लोग 5 टन या उससे अत्यधिक अगर जाता है तो हम बायबैक कर सकते हैं। और अगर हम उसके क्वांटिटी अगर इससे कम भी होता है तो हम अगर बायबैक भी नहीं करेंगे, हमारे पास जो नेटवर्क है, हम नेटवर्क के साथ भी कनेक्टिविटी करवा देंगे। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, आपका जो भी प्रोड्यूस है, उत्पाद है, वो मंडी तक आ जाए। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि कोई अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो एक स्मॉल स्केल मॉडल सेटअप करना चाहता है एक्सटेंशन के लिए अपने किसानों के लिए, तो कैन यू गाइड देम और कंसल्ट देम? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे नंबर पे संपर्क करें। मेरे साथ मेरे सीएमओ साहब भी है, गौरव जी। तो गौरव जी, आप हमारे कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए ग्रुप में, तो आप कर सकते हैं। और आप फीफा नाफेड के थ्रू भी आप आइए, और आप हमें फीफा नाफेड से आप कांटेक्ट कीजिए, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सज्जन महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं सवाल कि फीड कॉस्ट क्या होता है, आप एक रेंज बता दीजिए सुबो जी। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम 2 तरीके का फीड है। एक तो फीड आप जो बाजार से खरीदते हैं, और दूसरा फीड है आप लो कॉस्ट फीड मिल भी लगा सकते हैं। आज के डेट में हम लोग 2 लो कॉस्ट फीड मिल बनाए हैं। एक 2 लाख रुपया का फीड मिल बना है, जिसमें आपका फीड कॉस्ट 24 रुपया पर किलो में आ जाता है। ये सिंकिंग फीड का बना है। और हमारे पास और एक 4.5 लाख रुपया का फीड मिल है, जो फ्लोटिंग फीड का फीड मिल है। उसमें भी तकरीबन 25 से 26 रुपए में आ सकता है, ये अगर आप खुद फीड बनाए तो। और अगर आप बाजार से फीड लेके आते हैं तो तकरीबन जो मछली है, जो तो तिलापिया, पंगासियस जैसे जो मछली है इस कैटेगरी का, जो लो मीडियम वैल्यूड है, इसका फीड कॉस्ट तकरीबन 35 से 40 रुपया तक जाता है। और जो शिंगी, पापदा, जो हाई वैल्यूड कैटफिश है, जिसको थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा लगता है, इनका फीड कॉस्ट जाएगा आपका 55 रुपया तक। और अगर आप श्रिम्प पे आना चाहते हैं तो श्रिम्प का फीड कॉस्ट जाएगा तकरीबन 90 रुपया तक। सुबोधा, बिहार से एफपीओ हैं, पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जरा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में अगर आपको करना है, आप झास्को के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हमारे बारे में भी बोल सकते हैं। और बिहार में देवघर में हमारा बहुत जल्दी लगने वाला है सिस्टम।
वहां पे लगेगा, आप आ सकते हैं। बिहार से सबसे क्लोजेस्ट साइट है हमारा आसनसोल, आसनसोल आके भी आप विजिट कर सकते हैं। झारखंड गवर्नमेंट भी, बिहार गवर्नमेंट भी बहुत एनकरेज कर रहे हैं। आप हमसे संपर्क करें, हम आपको जरूर इसका बताएंगे, आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। सुबोधा, आप इसके बारे में बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जा रहा है। श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि यूनिट कॉस्ट बताइए। हाँ, तो यूनिट कॉस्ट आपका जो हमारे मशीन और जो पहला जो साइकिल होता है, सब एक साथ इकट्ठा पैकेज में आता है, तो तकरीबन उसका 8 लाख रुपया लगता है, ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी, इंस्टॉलेशन, फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस के साथ। और अगर आप जो पैकेज में से मशीन लेना चाहते हैं तो तकरीबन 6 से 6.25 लाख के बीच में आपका आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग जगह का अलग अलग है। सुबोधा, एक प्रवीण जी है दरभंगा बिहार से, वो पूछ रहे हैं कि भीड़ के कारण हमारे यहाँ पे पॉन्ड्स में फिश का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपका कोई अगर मार्गदर्शन है तो बताएं। बिल्कुल, तो उसके लिए दो चीज है। एक तो है कि आपका एरेशन सिस्टम हमारा है, वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें माइक्रो बबलिंग एस्पिरेशन एरेशन सिस्टम है। और पॉन्ड का वाटर क्वालिटी चेक कराए आप, और वाटर क्वालिटी का डिटेल्स हमें दे, वाटर क्वालिटी रिपोर्ट हमें शेयर करें, हम आपको फॉर्मेट बता देंगे। उसके हिसाब से ये एरेशन, और इसके साथ साथ आपका कुछ मछली का भी इंट्रोडक्शन चाहिए। उसमें पॉलीकल्चर करना बहुत जरूरी है। आप एक मोनोकल्चर शायद कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि पॉलीकल्चर करने से आपका हर एक लेवल में कैसे वो सॉल्व होगा। और फिंगरलिंग्स जरूर आप यूज करें। छोटा बच्चा आप यूज करेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इसके वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। हम जरूर सोल्यूशन करेंगे, आप संपर्क करें प्लीज। तो ये 4 राज्यों से अलग अलग सवाल हैं, सवाल सिमिलर हैं सुबोधा। राजस्थान से एक सज्जन पूछ रहे हैं कि ये हमारे यहाँ हो सकता है क्या। झारखंड में कोई पूछ रहा है कि हमारे यहाँ पे कहीं आपका काम चल रहा है क्या। हरियाणा से वही सवाल आ रहा है। गुजरात से एक सवाल आया है कि यहाँ गुजरात में कोई मशीन आपकी लगी है तो हम जाके देखें। तो हरियाणा में तो कुरुक्षेत्र में हमारा एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ है। अगला 3-4 महीना में आप जाके वो देख सकते हैं। वो आप वहाँ पे छोटे बीज कोई बड़ा कर सकते हैं। झारखंड में जो बिहार से है, जो किसान भाई या सज्जन, वो जा सकते झारखंड में। और गुजरात के लिए अभी तक हमने गुजरात में अभी तक हमारे चैनल पार्टनर तो एस्टेब्लिश हुआ है। काफी बड़ा बायोफ्लॉक का चैनल पार्टनर हमारे पास है, राजू भाई जी है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरावल का एरिया में कुछ करने के लिए। तो गुजरात में भी जरूर होगा जल्दी। अगर आप महाराष्ट्र आ सकते हैं, पड़ोसी क्षेत्र है, तो आप आ जाइए महाराष्ट्र में आके देख लीजिए। सुबोधा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मतलब जो फितरत है आपकी बिल्कुल इंजीनियर जैसी है। आपने लॉजिक, प्रेसिशन, मैथ्स जैसा आपका संबोधन था। सारे सवालों के जवाब भी हो गए, और कुछ सवालों के जवाब हम ईमेल द्वारा दे देंगे। जो उपस्थित प्रतिनिधि हैं, कुछ सवाल हैं आपके तो आप मेल करें फीफा में। और हर सवाल का, जैसे हम हर बार प्रॉमिस करते हैं, आश्वासन आपको देते हैं कि हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। धन्यवाद सुबो जी। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील सर। आइए आज के इस कार्यक्रम के दूसरे भाग, यानी एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान की ओर शुरुआत करते हैं। इस सत्र में वक्ता है अपर्णा बीजापुरकर जी, जो कि पार्टनर है बीसीजी में, और सिद्धांत जैन जो कंसल्टेंट है बीसीजी में। अपर्णा जी भोपाल में है, व्यस्तता है, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ शब्दों में इनके बारे में आपको बता देता हूँ। आप दोनों हमारे सारे सदस्यों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो भारत सरकार ने एक बड़ा फंड बनाया है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अपर्णा जी कृषि में बीसीजी इंडिया में एग्रीकल्चर की को लीड है, मतलब हेड हैं। सिद्धांत जैन कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA कर रखा है। अपर्णा जी की मदर भी एक बहुत ही रिनाउंड रिसर्चर हैं, वो भी IIM अहमदाबाद से ही पास आउट हैं। उनका नाम रमा बीजापुरकर है, हमारी सीनियर है।
अपर्णा जी, सिद्धांत जी, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप अपना संबोधन शुरू करें। बिल्कुल। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा, पहले मैं थैंक यू देना चाहती हूँ आपको, आईसैप को, फीफा को, नाफेड को और इंडीग्राम लैब्स को कि आपने हमें आज मौका दिया कि हम आके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात कर सकते हैं। मैं सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हें हमें टाइम दिया है कि हम उनको एक्सप्लेन कर पाएं कि ये AIF क्या है। मैं ये बस बोलना चाहती हूँ कि हम सिद्धांत और मैं अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत के कोने कोने तक इसका बेनिफिट सब तक पहुंचा पाए। और जब ये फंड डिजाइन हुआ था, इस तहत से डिजाइन हुआ कि बड़े बड़े एग्री बिजनेसेस को इसका बेनिफिट सिर्फ ना मिले, पर हर FPO को, हर लोकल एंटरप्रेन्योर को इसका बेनिफिट मिले। और सिद्धांत इस स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्कीम का 2 करोड़ का लिमिट है, जो इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा और जो क्रेडिट गारंटी होगा, वो हर FPO के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान में है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग, पैक हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज और कम्युनिटी एसेट्स जैसे हार्वेस्टर्स, कॉम्बाइन, थ्रेशर्स, ये सब आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ने ये देखा है कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो हम आज इस सब के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप प्लीज हमें पूछ लीजिए, और अगर हमें उसका आंसर नहीं पता हो तो ये गारंटी है कि हम पर्सनली मिनिस्ट्री के साथ चेक करके आपको इंडिविजुअली रिस्पॉन्स भेज देंगे। सिद्धांत। थैंक यू अपर्णा, थैंक यू सुनील जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कीम की गाइडलाइंस के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि स्कीम है क्या। बहुत से लोगों ने इस स्कीम के बारे में सुना होगा, बट सबके बेनिफिट के लिए हम एक बार फिर से ये दोहराते हैं। तो एग्री इंफ्रा फंड आपको लोन लेने में मदद करता है, और एक सस्ता लोन लेने में मदद करता है। अगर हम देखें आज की डेट में मार्केट में अगर FPO कोऑपरेटिव लोन लेने जाएंगे तो पहले उनको काफी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बैंक जो है वो आपसे क्रेडिट गारंटी मांगेगा, कुछ कोलैटरल, कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, कुछ जमीन, कुछ गिरवी रखने के लिए। दूसरी चीज, वो आपसे बैलेंस शीट, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मांगेगा, तो क्योंकि उनको सिक्योरिटी के साथ आपको लोन देना होता है। और ये सब करने के बाद भी अगर आप लोन लेने जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो मार्केट में 8 से 10% से कम पे लोन नहीं मिलता है FPO कोऑपरेटिव्स को। तो ये स्कीम 2 चीजें करती है। सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट जो है उसको 3% से कम कर देती है। तो मान लीजिए अगर कोई बैंक आज की डेट में 8% पे लोन दे रहा है, तो वो आपको 5% पे मिलेगा। और दूसरी चीज ये करती है कि ये स्कीम क्रेडिट गारंटी दे देती है। तो जो FPO कोऑपरेटिव होंगे उनको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ उनको 10% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर एक 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो FPO को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। 90 लाख जो होगा वो बैंक से लोन मिल जाएगा 5-5.5% के इंटरेस्ट रेट पे, लगभग। ठीक है, तो ये हमारा आप समझिए स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ये स्कीम जो है ये 2 करोड़ तक आपको ये बेनिफिट देती है। तो आप देखें अगर 2 करोड़ का अमाउंट है तो काफी बड़ा अमाउंट है। इसमें किसी भी FPO के लिए कोई भी प्रोसेसिंग लाइन, कोई भी कोल्ड स्टोरेज, 1000-2000 टन का, 5000 टन तक का वेयर हाउस, ऐसे बहुत सारी चीजें 2 करोड़ तक एक FPO बना सकता है इस स्कीम के अंडर। ये जो लोन रहेगा ये 7 साल का लोन रहेगा। आप छोटा ड्यूरेशन भी ले सकते हैं, बट अप टू 7 इयर्स आपको इसमें बैंक से लोन रहेगा। तो ये तो हो गया स्कीम का बेनिफिट। प्लस ये जो स्कीम है ये आपको बाकी जो भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स रहेंगी उनके साथ आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस का मतलब जो है आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए लोन आपने ले लिया एग्री इंफ्रा फंड स्कीम में, और किसी दूसरी स्कीम में जिसके अंडर सब्सिडी मिल रहा है, डिस्काउंटेड आपको प्राइस मिल रहा है, आप वहां से वो ले सकते हैं। तो आप 2 स्कीम्स को कंबाइन करके आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और मिनिस्ट्री पूरी कोशिश करता है कि सभी
जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनका लोन जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो, जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो और सबको बेनिफिट मिले। तो ये तो हो गया हमारा स्कीम का गाइडलाइंस। अब अगर हम देखें कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमारे अलाउड हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए, आप शुरुआत करें कलेक्शन सेंटर से, वेयर हाउस, पैक हाउस। पैक हाउस जब मैं कहता हूं तो उसके अंदर आपका पूरा का पूरा मशीनरी हो सकता है। मान लीजिए अगर हम वेजिटेबल्स लें तो क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, सॉर्टिंग, सब कुछ चीजें, और फिर उसको पैकिंग करने के लिए पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस आप बना सकते हैं। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेजेस ले लीजिए, कोल्ड रूम ले लीजिए, आप रीफर ट्रक्स ले लीजिए। तो ये सारी ही चीजें फंड के अंदर अलाउड हैं। कम्युनिटी ड्राइंग यार्ड्स, मान लीजिए मक्का के लिए या फिर पैडी के लिए अगर कोई कम्युनिटी ड्राइंग यार्ड्स बनाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर अलाउड रहेगा। प्लस अगर आप देखें तो इसके अंदर जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर रहते हैं, जो स्मैम स्कीम के अंडर भी जिसमें बेनिफिट मिलता है, वो भी आप इस स्कीम के अंडर अपना लोन ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अलाउड रहेंगे। अब मानिए कि कुछ एफपीओज हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन यूनिट अगर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए बनाना का जो सूडो स्टेम होता है उसको यूज करके, बनाना का वेस्ट यूज करके अगर आप ऑर्गेनिक इनपुट बनाना चाहते हैं, तो वैसा कुछ मशीनरी भी आप इसके वैसा कुछ प्रोडक्शन यूनिट भी आप इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। और आगे अगर एफपीओ जाना चाहते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग के जो हमारे इक्विपमेंट रहते हैं, ड्रोन्स वगैरह रहते हैं, वो सब भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी स्कीम के अंदर अलाउड रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हम कहते हैं हार्वेस्ट होने के बाद और मार्केट में बिकने तक, लगभग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्कीम के अंदर अलाउड रहेगा। प्लस इनपुट साइड पे आपकी फार्म मशीनरी जो आप कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत लेंगे वो भी अलाउड रहेगा। जो मैं कन्वर्जेंस वाला पॉइंट मेंशन कर रहा था कि इस स्कीम का आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं बाकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, उसी को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हुए, तो जैसे मान लीजिए हमारी MIDH की स्कीम है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो स्कीम्स हैं जिनके तहत हमको कैपिटल सब्सिडी मिलता है 35 से 50% का, कोल्ड स्टोरेज पे, पैक हाउस पे, रीफर वैन पे, तो वो जो स्कीम है वो आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस अगर आप समझें तो कैसा रहेगा, मान लीजिए आप एक कोल्ड स्टोरेज ले रहे हैं जिसका कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, तो आपने सबसे पहले बैंक से लोन लिया जिसमें 10 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट करा और 90 लाख का आपने बैंक से लोन ले लिया। अब आपने जो बैंक से लोन ले लिया, अब इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम्स के तहत, और वहां से मान लीजिए आपको 35%, 50% आपको इसमें कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है। तो जो 50% आपको सब्सिडी मिली वो 45 लाख वापस आपके लोन अकाउंट में चले जाएंगे और सिर्फ 45 लाख का लोन बच जाएगा। तो अगर आप देखें आपको 5-5.5% इंटरेस्ट पे 45 लाख का लोन लेकर और 10 लाख रुपए खुद से लगाकर आपका एक पूरा 1 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा। तो इस तरीके से जो एफपीओज हैं वो बाकी स्कीम्स के साथ भी अपना कंबाइन कर सकते हैं। अब मानिए कोई एफपीओ है जो कस्टम हायरिंग सेंटर बनाना चाहता है और उनको स्मैम के अंडर भी सब्सिडी मिल रहा है, तो जो बाकी अमाउंट है स्मैम के अंडर तो 40% मिलेगा, जो बाकी 60% है उस पे वो एग्री इंफ्रा फंड के अंडर लोन ले सकते हैं, जो एक सस्ता लोन रहेगा जो एफपीओ आसानी से चुका पाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम कर रखी हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिनके बारे में मैंने सुना है जो एफपीओ ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे एफपीओ हैं हरियाणा से जिन्होंने स्टेट का सब्सिडी लिया है प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए और जो बाकी अमाउंट है उसमें लोन ले लिया है एग्री इंफ्रा फंड के लिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारी दो स्कीम्स को कंबाइन कर भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये तो हमने बात करी कि स्कीम क्या है। अब ये जो स्कीम थी ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अगस्त में लॉन्च करी थी। तब से लेकर आज तक
करीब करीब 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की एप्लीकेशन हमें मिल चुकी हैं। एंड ये एप्लीकेशंस अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, मतलब सारे राज्यों में हमें काफी इंटरेस्ट दिख रहा है। आंध्र प्रदेश अगर आप देखें 2,500 से ज्यादा करोड़ की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश से 360 करोड़ से ज्यादा की एप्लीकेशन आ चुकी हैं। इसी तरीके से हर राज्य से हमें बहुत सारे एफपीओज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल फार्मर्स, स्मॉल विलेज एंटरप्रेन्योर्स, सभी तरीके के लोग इसके अंडर अप्लाई करके बेनिफिट ले रहे हैं। इस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ने 21 बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करी है। तो जो लोन्स हैं वो आप इनमें से किसी भी 21 बैंक से ले सकते हैं। जो भी आपके सबसे नजदीक ब्रांच रहेगी वहां पे आप इस स्कीम के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो पूरे हमारे सारे जो राष्ट्रीय बैंक्स हैं, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, सभी इसमें इंक्लूडेड हैं और सभी में एफपीओज ने, फार्मर्स ने, एग्री एंटरप्रेन्योर्स ने अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन आगे ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिन एफपीओज ने इस स्कीम के अंडर अप्लाई किया है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स वो अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप उसी दिशा में सोच पाए, समझ पाए कि वो कैसे ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक गुजरात की एफपीओ का, जो पल्सेस और स्पाइसेस की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिट बना रही है और वो इनको अपने नाम के अंडर मार्केट में बेचती है। तो उन्होंने एक प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है जिसमें वो वीट, क्यूमिन, चना, तुवर, कैस्टर, ये सारी ही चीजों का प्रोक्योरमेंट करेंगे अपने 500 से ज्यादा मेंबर्स से जो अहमदाबाद रीजन के अंडर हैं। तो वो इन सब से वो प्रोड्यूस इकट्ठा करेंगे और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है जिसमें 1000 टन का वेयरहाउस है और एक 4 टन प्रति घंटे की प्रोसेसिंग लाइन है। उस प्रोसेसिंग लाइन में उन्होंने बहुत सारे तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया है। जैसे एक तो हो गया सबसे पहले क्लीनिंग करने के लिए, फिर एक हो गया डीस्टोनर, फिर एक हो गया ग्रेविटी सेपरेटर, फिर एक हो गया जो सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टेक्स मशीन, और फिर एक हो गया पैकर जो उसको प्लास्टिक के बैग के अंदर पैकिंग करेगा 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो के पैकेट्स में। सो इस तरीके से एक एफपीओ ने पूरा एक आप समझिए अपने आप में वो एक कंपनी बन गई है जो इन बहुत सारे पल्सेस, स्पाइसेस का पैकेट्स बना के मार्केट में बेच रही है। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 2 करोड़ 23 लाख का रहा है, जिसमें से उन्होंने 32 लाख खुद कंट्रीब्यूट करे हैं, 1 करोड़ 63 लाख का बैंक लोन लिया है और 29 लाख अदर अनसिक्योर्ड लोन लिया है जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह ने कंट्रीब्यूट करा है। तो अगर आप देखें तो लगभग 75% जो है उन्होंने बैंक से लोन ले लिया है, वो भी एक बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पर। एंड जो अभी उन्होंने प्रोजेक्शन किया है इस प्रोजेक्ट से वो काफी अच्छा मुनाफा हर साल बना पाएंगे और लगभग 55 लाख रुपए पहले साल से ही 50 से 55 लाख रुपए वो हर साल अपना मुनाफा इसमें कमा पाएंगे। तो इस तरीके से एक एफपीओ बजाय सिर्फ खेती करने के और उस चीज को मार्केट में ऐसे ही बेच देने के, वो उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं ताकि वो अच्छा एक मुनाफा अपने फार्मर्स के लिए इकट्ठा कर पाए। तो इस तरीके से आप देखें तो ये एफपीओ एक अपने आप में कंपनी बन गया है जो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में ला पा रहा है और पूरा का पूरा उन्होंने प्रोजेक्ट एग्री इंफ्रा फंड में फाइनेंस कर लिया है। दूसरा अगर हम एग्जांपल दूं आपको तो ये एक हरियाणा का एफपीओ है जो मटर और टमाटर को प्राइमरी प्रोसेसिंग करके और कोल्ड स्टोरेज में रख के मार्केट में बेच रहा है। तो ये एफपीओ लगभग 15,000 टन मटर और 1000 टन टमाटर में डील करता है और इनका मेन एम है कि इसको क्लीनिंग करें, सॉर्टिंग करें, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो टमाटर आपका 5 रुपए से 10 रुपए से 20 रुपए, अलग अलग साइज, अलग अलग रंग के हिसाब से अलग अलग रेट मिलता है। तो क्योंकि ये चाहते हैं कि फार्मर्स अच्छे से ग्रेडिंग करके बेचें, तो इन्होंने अपने मेंबर्स के लिए एक पूरा प्राइमरी प्रोसेसिंग लाइन बनाया है जिसमें इन्होंने एक 9000 स्क्वायर मीटर के एरिया में पूरा पैक हाउस बनाया है जिसमें एक 200 टन का कोल्ड स्टोरेज है,
एक इन्होंने छोटा रीफर व्हीकल लिया है जिससे ये लोग मार्केट में उसको डिलीवर कर पाए। 1 टन प्रति घंटे की इन्होंने प्रोसेसिंग लाइन रखी है जिसके अंदर वॉशिंग होती है, ड्राइंग होती है और साइज के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाती है। और इससे पहले ये उसको रीफर व्हीकल में डालें और मार्केट में बेचें, उसके लिए इन्होंने एक प्री कूलिंग चैम्बर भी बनाया है ताकि जब वो मार्केट में पहुंचे तो वो एकदम ताजा हो, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़े और वो ऐसा ना हो कि 1-2 दिन ही चले, राइट। तो आप अगर इससे आप देखें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में इनका कुछ 2,90,00,000 का खर्चा हुआ है, जिसमें इन्होंने स्टेट सब्सिडी का पूरा बेनिफिट लिया है। लगभग 77% जो है इनको स्टेट सब्सिडी मिली है और बाकी जो अमाउंट है उसमें इन्होंने खुद का कंट्रीब्यूशन करा है और बैंक का लोन लिया है। तो बैंक का लोन जो इन्हें मिला है वो वही 5-5.5% पे मिल गया है। तो इस तरीके से ये अपने फार्मर्स के लिए लगभग 10% ज्यादा मुनाफा दे पाएंगे। तो इस तरीके से जो भी एफपीओज फ्रूट्स वेजिटेबल्स में डील कर रहे हैं वो भी इस टाइप के प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। एक तीसरा फाइनल एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो है हमारा मौसम्बी का, स्वीट लाइम का, जो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, वेयरहाउसिंग यूनिट बनाया है जालना डिस्ट्रिक्ट की एक एफपीओ ने, जिसमें 250 से ज्यादा मेंबर हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने एक 3000 टन का वेयरहाउस बनाया है जहां पे वो अपने किसान भाइयों से स्वीट लाइम लाके स्टोर करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रोसेसिंग लाइन बनाया है जो 5 टन प्रति घंटे की कैपेसिटी का है, जिसमें सबसे पहले वॉशिंग होती है, फिर उसका साइज के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, उसकी वैक्सिंग हो जाती है एंड वो अलग अलग बकेट्स में बांट दिया जाता है अलग अलग रेट पे ताकि बेचा जाए मार्केट में। इस पूरे सिस्टम के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल रहेगा, कुछ कन्वेयर बेल्ट रहेंगी, क्रेट्स रहेंगी, बाकी जो सिविल इंफ्रा रहेगा, सारा ही उन्होंने एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाया। जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया वो उन्होंने कंबाइंड रिपोर्ट सबमिट किया ताकि वो पूरे अमाउंट पे लोन ले पाए। ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 2 करोड़ का था, जिसमें से 60 लाख उन्होंने बैंक से लोन लिया है, मात्र 20 लाख रुपए उनका खुद का कंट्रीब्यूशन है और बाकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने स्टेट से सब्सिडी ली है। तो इस तरीके से वो हर साल लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अपने फार्मर्स के लिए बना पाएंगे। तो अगर आप देखें जो हमने 3 प्रोजेक्ट देखे, ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं, ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स हमें अब तक मिले हैं जो एफपीओज ने, फार्मर्स ने, कोऑपरेटिव्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे बिजनेसेस ने अप्लाई करे हैं इस स्कीम के अंडर और उन सभी का लोन सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस करवा पाए। तो अब जब हम समझ गए हैं कि स्कीम क्या है और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट ने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, एग्री इंफ्रा फंड पोर्टल, जिसकी डिटेल्स हम आईसैप के थ्रू एंड सबके थ्रू आपके पास पहुंचा देंगे। तो इस पोर्टल पे सबसे पहले जो बेनिफिशियरी रहता है, मान लीजिए एफपीओ जो है, जो कोऑपरेटिव है, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद वो अपना एक लॉगिन आईडी बना लेते हैं, जिसके लिए उनको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड चाहिए होता है और कुछ डिटेल्स नहीं चाहिए होती। आपका एक बार लॉगिन आईडी बन गया, फिर आप इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ने ये सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करे हैं और उसके बारे में मैं आपको अभी जल्दी बताऊंगा कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या पार्ट रहेंगे। बट एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है जिसको बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपका लोन अप्लाई करने के लिए। आप अपना लोन अप्लाई करते हैं, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूज करके आप सेलेक्ट करते हैं कि मैं इस ब्रांच के साथ अपना लोन लेना चाहता हूं और आप उसको सबमिट कर देते हैं। मिनिस्ट्री उस लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और वो ये देखता है कि वो प्रोजेक्ट एग्री इंफ्रा फंड में अलाउड है या नहीं है। जो हमने बात करी थी शुरुआत में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स अलाउड हैं, अगर वो प्रोजेक्ट उनमें से किसी भी एक तरीके का प्रोजेक्ट है और उस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स कंप्लीट है, तो मिनिस्ट्री उस प्रोजेक्ट को आगे बैंक के पास भेज देता है। बैंक उसको प्रोसेस करता है, जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है वो एफपीओ कोऑपरेटिव से लेता है और वो लोन सैंक्शन हो जाता है। ये जो लोन सैंक्शन होता है, इस ये क्रेडिट गारंटी जो रहता है उसमें नहीं
कोई क्रेडिट गारंटी नहीं देना पड़ता, कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका कम होके आपको लोन मिलता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस बनाया गया है। इसमें आपको किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जाके अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। एक सिंगल अप्रूवल चाहिए जो जिसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि बाकी आज तक जो स्कीम्स रहती हैं उससे बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बनाने का कोशिश करा है। फाइनल चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 3 मेन पार्ट रहते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बेनिफिशियरी का डिटेल, आपका कहाँ पे मतलब प्रोसेस, आपकी वो आपकी डिटेल्स आपके बारे में, क्या आपका वो रिपोर्ट का स्टेटस क्या है, आप कितने मेंबर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट डिटेल्स, और थर्ड पार्ट जो रहेगा वो आपका रेवेन्यू रहेगा। इस तरीके की सारी जो सैंपल डीपीआरस हैं वो मिनिस्ट्री ने अपने वेबसाइट पे मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है। वो आई थिंक फीफा के थ्रू भी आपको मिल सकता है, सुनील जी उसके बारे में बता पाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रहेंगी इनके बहुत सारे सैंपल्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं। आई थिंक अब कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो धन्यवाद अपर्णा जी। सिद्धांत जी, अभी सवालों का सिलसिला चालू होगा। एक सवाल है सुरेंद्र सिंह गहलोत जी से कि टोमेटो केचप प्रोजेक्ट कवर होता है क्या? तो ऐसे सवाल आएंगे सिद्धांत जी, कुछ बेसिक भी होंगे, आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी। सो टोमेटो प्रोसेसिंग में जो आपका क्लीनिंग के लिए मशीन रहेगा, या फिर जो कलेक्शन के लिए वेयरहाउस रहेगा, या जो पैकिंग के लिए रहेगा वो कवर होगा। बट जो प्रोसेसिंग करने के लिए जो मशीन होगा, जो टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी बनने के लिए जो मशीन होगा, वो कवर नहीं होगा। जो ये एग्री इंफ्रा फंड स्कीम है, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, ये सब चीजें कवर करती है। हाँ, और जो भी जैसे कोल्ड स्टोरेज लगेगा केचप को स्टोर करने के लिए वो भी अलाउड है, लेकिन वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग लाइन अनफॉर्चुनेटली इसमें अलाउड नहीं है। लेकिन उसके लिए MOFPI की भी स्कीम्स है और हम देख सकते हैं कि उसका कैसे कन्वर्जेंस हो पाए। तो गुजरात से एक सवाल है सिद्धांत जी, अपर्णा जी, उसमें ये पूछा जा रहा है कि वाला जी हैं कि कोई एफपीओ का नाम बताइए कि जिसका सैंक्शन हो चुका है, तो हम लोग फिर हमारे लोकल लैंग्वेज में उनसे बात करके देखें और मार्गदर्शन ले। सो दे वांट सम काइंड ऑफ अ पीयर गाइडेंस। बिल्कुल, ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर दूंगा सुनील जी आपके साथ, जो आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो मतलब रेफरेंस बन सकते हैं बाकी सभी एफपीओस के लिए। बिकॉज एज यू कैन अंडरस्टैंड सिद्धांत जी, वो किसानों के ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं बात करना किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन से कि आपने कैसे किया। बिल्कुल, तो ऐसे कुछ रेफरेंसेस, कुछ एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जो फिर पूरे ग्रुप के साथ शेयर करा जा सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। हम हर स्टेट के लिए ट्राई करेंगे। हाँ जी, एक और सवाल है कि ये ग्रीवांस रिड्रेसल को लेके है, और ये दीपक जी ने पूछा है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर वो बैंक वाला हमसे कोऑपरेट नहीं करता है तो हम क्या करें, उसके बारे में भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो इसका मैं आंसर इस तरीके से दूंगा कि देखिए, जैसे जो बैंक्स हैं उनके साथ मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक मीटिंग करता है, ये समझने के लिए कि क्या प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे हैं, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या कारण है, कैसे हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट हम कोशिश करते हैं कि उसको एड्रेस करा जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रोजेक्ट में कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है जो बैंक एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो उसके लिए आप मिनिस्ट्री का जो हेल्पलाइन रहेगा और जो मिनिस्ट्री का एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी रहेगा, उस पे आप अपना मेल आईडी भेज सकते हैं। तो जो मिनिस्ट्री के डायरेक्टर हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं इसी वेबसाइट पे, जहाँ पे ईमेल्स जो आएंगे, जो फोन्स आएंगे, उनके थ्रू हम सारा ये प्रोसेस एड्रेस कर देंगे। इसमें सिद्धांत जी, मेरा सुझाव, अपने
एफपीओज के बिहाफ पे ये रहेगा कि अगर कोई एक ईमेल एड्रेस आप दे दें कि जिसमें वो लोग अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टर वगैरह का नंबर वगैरह ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुनील जी, 2 चीजें हैं, मैंने अभी चैट में लिंक डाला है, उसमें मीना जी का ईमेल आईडी है, तो KR मीना करके डायरेक्टर हैं जो इसी विषय पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनसे आप ईमेल कर सकते हैं। एक और चीज अभी हम ट्राई कर रहे हैं, आप मतलब ये स्कीम बस 6 महीने पुराना है तो हम भी सीख रहे हैं, लेकिन पोर्टल में जो बेनिफिशियरी जब रजिस्टर करता है हम वहां भी ट्राई कर रहे हैं कि एक फॉर्म हो कि कोई भी इश्यू हो तो उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपना ग्रीवेंस रिड्रेस कर पा सकते हैं, तो वो फीचर आई थिंक शायद 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा रेडी होगा। So the questions are flowing very rapidly. So Aparna ji, Siddhant ji, I'm going to ask very quickly. ये एक सज्जन पूछ रहे हैं कि हमारे एफपीओ से हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद मिलेगी? जैसे मान लीजिए स्पाइसेस जो आप कलेक्ट करेंगे, उनको ड्राइंग करेंगे, क्लीन करके उनको पैकिंग वगैरह करेंगे, फिर उनको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, वो पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसके अंदर ले सकते हैं। दूसरा सवाल है सीड प्रोसेसिंग यूनिट, क्या इज इट अलाउड अंडर दिस स्कीम? सो अगेन उसके अंदर जो भी आपका क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और फिर जो स्टोरेज वाला जो रहेगा पार्ट, वो इसके अंदर अलाउड रहेगा। उससे जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं कुछ भी, वो अलाउड नहीं रहेगा। अच्छा, एक ये सिमिलर टू द अर्लियर क्वेश्चन सिद्धांत जी, बट इट इज गुड टू रिपीट द आंसर अगेन। पटेल साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि थोड़ी टूटी हुई हिंदी है, लेकिन पूछ रहे हैं कि ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस लिया हुआ है, ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो हमें बताइए। ये तो आई थिंक दे वांट टू नो द नेम्स ऑफ द पीपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एफपीओज, फार्मर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे साथ, मतलब जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनके प्रोजेक्ट्स फाइनेंस हुए हैं, तो मैं बहुत सारे ऐसे डिटेल्स आपके साथ, आपके थ्रू शेयर करवा दूं। ये भी गुजरात से सवाल है कि हमको पहले बैंकों को अप्रोच करना चाहिए या पहले ये मिनिस्ट्री वाली साइट में लॉगिन करना चाहिए? तो देखिए, जो प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस ऐसा रहेगा कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पहले सबमिट करेंगे, मिनिस्ट्री उसका अप्रूवल देगा, फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के पास जाएगा। बट अगर आप अपने बैंक में जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा, उससे बात करके आप समझना चाहते हैं, कुछ भी लोन के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आप साथ में कर सकते हैं। बट जो इंटरेस्ट रेट पे जो कम इंटरेस्ट रेट रहेगा और जो कोलैटरल फ्री रहेगा, वो पहले मिनिस्ट्री का अप्रूवल होगा, फिर वो बैंक के पास जाएगा। एक सवाल पूछा जा रहा है, मक्का ड्रायर और स्टोरेज साइलो, इसके लिए सुविधा है क्या? बिल्कुल, दोनों ही चीजें अलाउड रहेंगी। एक सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर 3% सबवेंशन राजस्थान सरकार का है, तो क्या ये गणित सही है कि 6% सबवेंशन हो जाएगा, कि 3% भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से 3%? अगर ऐसा स्कीम के अंदर प्रोविजन है तो ये अलाउड होगा। बेसिकली स्कीम की गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस अलाउड है, वो कन्वर्जेंस अलाउड रहेगा। एक अंजलि मैडम ने शेयर किया है कि मक्का ड्रायर के लिए जलगांव में एफपीओ है, कोई विजिट करना चाहे तो विजिट कर सकता है। तो अंजलि जी, आप सुन रही होंगी, तो आप नाम और नंबर, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जलगांव के एफपीओ का, हम लोग बाकी लोगों से शेयर कर लेंगे। एक गुजरात से है, गुजरात से काफी सवाल है, टिपिकल चार्जेस क्या है बैंक प्रोसेस के इस स्कीम में? बैंक के जो चार्जेस होंगे वो बैंक के, मतलब जो स्टैंडर्ड लोन के प्रोसेसिंग के चार्जेस रहेंगे वही होते हैं। ये स्कीम जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा देता है। तो मान लीजिए अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट 8, 8.5% है, वो कम हो जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूं, जैसे एसबीआई का रेट नॉर्मल जो रहेगा वो 7.9, 7.8% रहेगा। इस स्कीम के अंडर वो 4.8, 4.9% हो जाएगा। एक और सवाल पूछा जा रहा है कि हमको मिनी ऑयल मिल लगाना है, इज इट एलिजिबल? तो ऑयल प्रोसेसिंग जो होगा वो अलाउड नहीं रहेगा, बट अगेन क्लीनिंग, ग्रेडिंग, स्टोरिंग
वो सारा का सारा पार्ट अलाउड होगा। एक सज्जन ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है भारत सरकार का, इनमें क्या फर्क है? तो या जो ये दोनों मार्केट, अभी एक है? हाँ जी, वो जो फंड है वो अलग है। वो कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करता है, जैसे जो नाबार्ड का AMI स्कीम है, एग्री मार्केटिंग, वो आपको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करता है। ये जो फंड है ये इंटरेस्ट पे डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, तो आप दोनों को कन्वर्ज कर सकते हैं। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या आता है, कि जैसे सीड प्रोसेसिंग का हम विचार करें तो व्हाट कम्स अंडर सेकेंडरी प्रोसेसिंग? सो सेकेंडरी प्रोसेसिंग बेसिकली जो आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर, अगर मैं एग्जांपल लूं लेट्स से टमाटर का, क्योंकि उसमें समझाना बहुत इजी है, तो टमाटर की क्लीनिंग, बड़ा छोटा टमाटर बांटना, उसको क्रेट्स में डालना, कोल्ड स्टोरेज में रखना, ये सारा पार्ट आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग रहेगा। बट उस टमाटर की प्यूरी बनाना, पेस्ट बनाना, वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग रहेगा। सीड की जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है और सीड में तो ड्राइंग, थ्रेशिंग, प्री क्लीनिंग, ग्रेडिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब अलाउड है। आई थिंक ट्रीटिंग में जो प्रोसेस होगा वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो अलाउड होगा कि नहीं, लेकिन ये बाकी सब प्रोसेसेस अलाउड है। आई थिंक ट्रीटिंग में अगर अलग कोई यूनिट लगेगा उसका हमें पता करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब अलाउड है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पूछा जा रहा है और ये बार बार दोहराया जा रहा है सिद्धांत जी एंड अपर्णा जी, सो दिस इज इम्पोर्टेंट प्रॉब्ली टू द एफपीओज। वो हरियाणा के सज्जन है, वो बोल रहे हैं कि मुझे एक नंबर दीजिए हरियाणा की एफपीओ का जो टोमेटो और पी का प्रोसेसिंग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा की ऑलमोस्ट 10 ऐसी एफपीओज हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट किया है, तो हम सभी का नंबर शेयर करेंगे। और इसमें एक और सवाल पूछा जा रहा है कि ये इंडिविजुअल वैयक्तिक फार्मर के लिए एप्लीकेबल है, क्या वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं? जी, तो इंडिविजुअल फार्मर के लिए भी स्कीम एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल फार्मर को पर कोलैटरल देना पड़ेगा। एफपीओ के लिए या कोई कंपनी रहेगा अगर एमएसएमई सेक्टर का, तो उनके लिए कोई कोलैटरल नहीं रहेगा, कोई क्रेडिट गारंटी नहीं रहेगा। एक इंडिविजुअल अगर करेगा तो उसको कोलैटरल देना पड़ेगा। सिद्धांत जी, एक सवाल है कि एग्री इनपुट सेल गोडाउन इसमें आता है क्या, उसमें मिलेगी क्या ये सब्सिडी? जी, गोडाउन अलाउड रहेंगे। लेबोरेटरी जो एनालिसिस करती है एग्रीकल्चर उत्पाद का, वो अलाउड है क्या इसके अंदर? हाँ जी, एसेइंग लैब जैसे अगर हम लें तो वो अलाउड है। वही सवाल पूछा जा रहा है। हाँ जी, हाँ। एक फिर से स्पाइस कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग पे सवाल पूछा गया है कि वो अलाउड है क्या? एक महतो जी पूछ रहे हैं। हाँ जी, स्पाइस में वही, क्योंकि स्पाइस में मेरे ख्याल से सबसे पहले ड्राइंग रहता है, फिर उसको आप क्लीन करते हैं, फिर उसका जो शेल वगैरह रिमूव करना रहेगा वो रहेगा, वो सारा प्रोसेस अलाउड होगा। फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना वो भी अलाउड होगा, तो ये सारा ही प्रोसेस अलाउड रहेगा। रघुवंशी जी पूछ रहे हैं कि एफपीओज पल्सेस वैल्यू चेन में कोई इन्वॉल्व है जिन्होंने इस स्कीम का लाभ उठाया है? जी, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था वो तुवर, चना, इस तरीके की कैस्टर और ये सब पल्सेस एंड सीड, ऑयल सीड्स में ही डील कर रहे हैं और उन्होंने उसी में लाभ उठाया। एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि यदि बैंक में प्रपोजल सबमिट कर दिया है तो मिनिस्ट्री के साथ बैंक कोऑर्डिनेट करेगी या हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? आप सबसे पहले आपको खुद ही आपको आज की डेट में अप्रूवल मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लेना पड़ेगा। तो आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बैंक में सबमिट किया है वही रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए और वहां से जो अप्रूवल मिला है उसके बारे में बैंक को बता दीजिए। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि कोकोनट प्रोसेसिंग पॉसिबल है क्या इसके अंदर? जी नहीं, तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो रहेगा कोकोनट का वो इसमें अलाउड नहीं रहेगा। एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सिद्धांत जैन जी का और अपर्णा मैडम का हमें मोबाइल नंबर मिल सकता है? तो मैं आपके बिहाफ पे कह देता हूँ कि आप मोबाइल नंबर ना मांगे, ये एक्सपर्ट्स हैं और समय की दरकार होती है, तो आप फीफा में ईमेल भेजे, चैट बॉक्स में सारे नंबर दिए जा रहे हैं
और जो भी आपका सवाल होगा उसके जवाब हम आश्वस्त करते हैं आपको दिए जाएंगे। इसके बाद जो पूछा जा रहा है कि SHGs प्रोसेसिंग में एंगेज हैं, तो वो उनको मिल सकता है केस के अंदर? जी, SHGs भी अलाउड रहेंगे। SHGs, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हर तरीके के फार्मर ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, हर तरीके के फार्मर ग्रुप्स अलाउड। एक निरंजन जी है, वो कह रहे हैं कि ये पूरा वीडियो हमको फिर से देखना है, तो इसका हमें वीडियो लिंक मिलेगा क्या? तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपको मिलेगा। ये फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो कार्यक्रम फिर से आप देख सकते हैं। आपके जो मेंबर्स हैं उनके साथ आप लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो फायदा लेना चाहता है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं इसको। प्राइवेट कंपनी के बारे में अगला सवाल है कि प्राइवेट कंपनी भी एलिजिबल है क्या AIF में इसका फायदा उठाने के लिए? जी, प्राइवेट कंपनी भी अलाउड रहेगी स्कीम का फायदा उठाने। This is very efficient analyzing, Siddhant ji. The speed at which the questions are being asked and the answers are being given. What are the documents required by bank after approval from ministry? अगला सवाल। So बैंक जो है, जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट है हर तरीके से, उसमें आपका सारा का सारा मेंबर की डिटेल्स, रेवेन्यू प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट की कॉस्ट की डिटेल्स, अगर कोई पुरानी GST फाइलिंग्स हैं, वो सारा अगर आप एक साथ सबमिट कर रहे हैं, कोटेशन जो है मशीनरी के, तो बैंक आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। पर अगर आपने, मान लीजिए जब आप मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले रहे हैं उस टाइम पे आपके पास कोटेशन नहीं है, तो वो फिर आपको बाद में बैंक में सबमिट करना रहेगा। एक सवाल सिद्धांत जी, सुझाव है, सवाल नहीं है, कि ये जो आपने सब अंग्रेजी में डाल रखे हैं DPR के टेम्पलेट्स, तो उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में करें, हमें गुजराती में, हिंदी में मिले, ये एक सुझाव है। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करके, डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जी के साथ डिस्कस करके बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इसको वर्नाकुलर में भी हम पब्लिश कर पाए। क्योंकि अंग्रेजी जानने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस तरह से बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। क्या बैंक को कोई सवाल जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ रहे हैं कि बैंक को क्लियर निर्देश है क्या मिनिस्ट्री की तरफ से, इस तरह से का कुछ सवाल है इस स्कीम के बारे में? जी, तो अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं, तो जैसे जो 21 बैंक हैं, उन 21 बैंक के एक नेशनल लेवल, पूरे इंडिया लेवल पे नोडल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे साथ इस स्कीम के पूरे वीकली डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, एंड उनके थ्रू हम सारी ब्रांचेस में पहुंचते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो 21 बैंक के पूरे कंट्री के अंदर लाखों ब्रांचेस होंगी, तो हर ब्रांच लेवल पे हम उन नोडल ऑफिसर्स के थ्रू पहुंचते हैं, एंड कोई भी उनका क्वेश्चन रहता है तो वो नोडल ऑफिसर से पूछते हैं, नोडल ऑफिसर मिनिस्ट्री से पूछते हैं, तो सारे सवाल इस तरीके से एड्रेस हो जाते हैं। So, meaning the questions are, Kamal ji, are there any other questions or should we proceed with the program? Soil testing को लेके एक सवाल है। Soil testing, फिर उसका जो लैब है क्या वो इसमें आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में? इस पॉइंट पे सर मैं चेक करके बता दूंगा। एसेइंग लैब्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं, सॉइल टेस्टिंग लैब्स मैं चेक करके कंफर्म कर दूंगा। बाकी ग्रेडिंग, स्टोरेज जो उनके सवाल में उन्होंने पूछा है वो सब अलाउड रहेगा। क्योंकि सॉइल टेस्टिंग में जैसे सिद्धांत जी आपकी जानकारी के लिए कि हमारे पास एक स्टार्टअप है कृषि तंत्रा करके, उन्होंने बहुत ही एक ब्रिलियंट सॉइल टेस्टिंग का पूरा एक यूनिट बनाया है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, IoT है, AI है, तो वो उन्होंने एक बिजनेस मॉडल हमारे FPOs को पेश किया था कि आप ये यूनिट खरीद लें और इसको एक बिजनेस की तरह चलाएं।
क्योंकि वो काफ़ी रैपिडली टेस्टिंग वगैरह करता है, तो उस सिलसिले में सवाल पूछा गया होगा। एक सवाल वीट ग्रेडिंग स्टोरेज पे है कि क्या वीट ग्रेडिंग और स्टोरेज के लिए एलिजिबल जी है? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो बैंक नोडल ऑफिसर्स हैं, क्या इनके नंबर पब्लिक किए जा सकते हैं? तो इनके नंबर पब्लिक नहीं करे जा सकते हैं, पर जो भी क्वेरीज हैं, वो जो 2 ईमेल आईडीज हमने प्रोवाइड करी हैं, वो मिनिस्ट्री में डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी हैं, उनके आप जो भी क्वेरीज भेजेंगे वो हम नोडल ऑफिसर के थ्रू एड्रेस करवा देंगे। क्योंकि ये जो नोडल ऑफिसर्स हैं ये अगेन बैंक में जीएम डीजीएम हैं, तो इंडिविजुअल क्वेरीज को ये लोग एड्रेस नहीं करवा पाएंगे, बट इतना हमारा गारंटी है कि जो भी क्वेरीज आएंगी इन ईमेल आईडीज पे वो हम सब एड्रेस करवा पाएंगे। एक योगेश देशमुख जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोई एनुअल टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है इस फंड को एक्सेस करने के लिए? जी नहीं, जी नहीं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें more or less all the questions have been addressed, meaning I am not seeing any more questions in the chat box in front of me, and ये एक हमारा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जो समय के पहले पूरा हो रहा है, जो कि एक खुशी की बात है कि इससे हमारे स्पीकर्स, हमारे एफपीओज भी इसके बाद अपने काम पे चल देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक और सवाल, अच्छा 2-3 सवाल फिर आ गए हैं, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर सिद्धार्थ जी। जी 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 बिल्कुल। सीड कल्टीवेशन टू प्रोसेसिंग टू मार्केटिंग अलाउड है क्या? तो इसमें अलग अलग चीज रहेंगे। जैसे कल्टीवेशन जो है उसमें अगर आप कोई कस्टम हायरिंग सेंटर लगा रहे हैं जिसमें कुछ मशीनरी है तो वो अलाउड है। कल्टीवेशन के लिए जो सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो इनपुट्स अलाउड नहीं है। मशीनरी पार्ट जो कस्टम हायरिंग सेंटर से के सेटअप से करा जा रहा है वो अलाउड है। ऐसे ही जो प्रोसेसिंग है उसमें जैसे हमने डिस्कस किया क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग वो सब अलाउड है। और मार्केटिंग के अंदर आपका स्टोरेज अलाउड है। तो हर प्रोसेस पे, हर स्टेज पे अलग अलग चीजें अलाउड है। इसमें इसके बाद का सवाल ये भी गुजरात से है कि नया एफपीओ रजिस्टर किया गया है तो क्या इसको मिलेगा? बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नया पुराना इसमें कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सिद्धांत जी, अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फीफा के सीईओ साहब श्री सुदर्शन सूर्यवंशी जी को कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स दें, और अगर कोई और सवाल होंगे तो एफपीओ के बंधु चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, फीफा में, आईसैप में ईमेल कर सकते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा जैसे हम हर बार आपको आश्वस्त करते हैं। तो मैं थैंक यू सो मच सुनील जी। थैंक यू। थैंक यू सिद्धांत जी, थैंक यू। सुदर्शन जी प्लीज वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सुनील जी। आज की फीफा की एफपीओ संघ भागीदारी में आत्मनिर्भरता अभियान और उद्यमिता अभियान के छठी कड़ी में श्री सीओ सरकार जी जो एसएनआरएस से है और बीसीजी से श्री सिद्धांत जैन और अपर्णा जी शामिल हुए और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 2 अलग अलग विषयों पे चर्चा की। और सीओ सरकार जी ने जो नील क्रांति है, जो एक्वाकल्चर है, उसके लिए जो तकनीकी हमारी एफपीओ के लिए सादर की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विश्व बैंक का रिपोर्ट है जिसमें कि हमारे देश में जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बड़ी कम है। हम जितना प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहेंगे उससे 1/3 प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं और एन एवरेज, मतलब एजुकेटेड लोग भी। और इसके कारण हमारी सेहत का ध्यान नहीं रहता है और जो हमारी सेहत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हो नहीं पाती है। तो ये नील क्रांति के द्वारा
जो सो सरकार जी ने तकनीकी हमारे सामने पेश की है, अगर ज्यादा से ज्यादा एफपीओ और किसान भाई इसे अपनाएं तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी बन सकता है और एक प्रोटीन युक्त फूड भी काफी लोगों को मिल सकता है। सिद्धार्थ जैन साहब और अपर्णा जी ने जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी और वो फंड हर एफपीओ, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट उसमें चला सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था सिद्धार्थ जैन साहब का। तो और भी अगर कोई सवाल होंगे तो हम लोग अपने जो एफपीओज है और फीफा के मेंबर्स है उनके लिए ये सवाल के जवाब देते रहेंगे। बीसीजी के साथ हम लगातार संपर्क में रहेंगे और आपके जो भी सवाल रहेंगे वो आपका जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में नाफेड के एमडी और फीफा के एमडी श्री पंकज कुमार प्रसाद शामिल हुए। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें संबोधन किया, मार्गदर्शन किया, हम बहुत बहुत उसका धन्यवाद देते हैं। उसी तरह सीओ सरकार जी, सिद्धांत जैन और अपर्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आईएसएफ की टीम सुनील जी, आईएसएफ के सीईओ कमल जी और आईएसएफ की सारी टीम, नाफेड की टीम और फीफा टीम जो इस कार्यक्रम में लगातार मेहनत कर रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही फीफा के मेंबर और अपने एफपीओज जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सुनील जी। धन्यवाद सुदर्शन जी। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या विजय सरदाना फिर से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे आगे आने वाले समय में। तो जरूर जुड़ेंगे। जैसे हमने पहले भी शेयर किया हुआ है कि ये कार्यक्रम 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक में तकनीकी और एक में प्रबंधन। तो आज के विषय में तकनीकी पे सुहो जी ने बात की और प्रबंधन का जो विषय था इसमें बीसीजी जो सिद्धांत जी और अपर्णा जी है उन्होंने आप लोगों को संबोधित किया। तो ये 2 अभियान निरंतर जारी रहेंगे। ये आपके कैलेंडर में आप नोट कर लीजिए कि हर सैटरडे 11 बजे नाफेड फीफा के सपोर्ट से, सहयोग से इस तरह का कार्यक्रम एफपीओज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रगति के लिए जारी रहेंगे और आप ज्वाइन करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।